अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में अहले मोहल्ला के मसाइल पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? आप अपना सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो भाई देखिए देखिए खुशखबरी सुनाने के लिए आपको आए हैं यहाँ पे। हैं? खुशखबरी? जी हाँ, मोहल्ला छोड़ रहे हैं। ऐसी बातें वो अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी किया करे। बात ये है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी मुर्गी पकी है, पूरी मुर्गी। बात ये है कि हमने ये सोचा, मोहल्लेदारों ने, ये हमारे चुगताई भाई और हमारा भतीजा जो है, ये जो हशकेलियां कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। अच्छा, दोस्ती हो चुकी है। ओह, फरीद मियाँ, हमने ये सोचा जब साल का आगाज हुआ तो हमने कहा कि भाई पुरानी सारी रंजिशें खत्म करो। अच्छी बात है। एक कमेटी बना ली हमने मोहल्ले में। अब छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला उस कमेटी के थ्रू ही सॉल्व कर लिया करें। फरीद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे रंजिशें खत्म की हैं लतीफ़ी स्ट्रीट की, जबकि पूरी दुनिया में रंजिशें देखें कितनी बढ़ रही हैं। सूडान में खाना जंगी लगी हुई है, इवन अमेरिका और चाइना में कितनी रंजिशें बढ़ गई हैं। तो अगर इस टाइम पे लतीफ़ी स्ट्रीट ने सब लोगों ने रंजिशें खत्म कर दी हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। वाह, क्या कहने। शुक्रिया फरीद साहब, हल्का सा तजियाकार लगाऊं मैं? अरे पूरे तजियाकार हैं आप तो। देख लीजिए फरीद मियाँ, जो काम जो बाइडन नहीं कर पाए अपने मुल्क में, वो हमने अल्लाह के फजल से लतीफ़ी स्ट्रीट में कर दिखाया। तो आप उनसे भी तो पूछ लीजिए, वो जो आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। वो तो हमारे भाई हैं। अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल दिल साफ है। नहीं, खुल के बता दो, हो तुम मुनाफिक ही। बात फिर वही लेके जा रहे हो, जलेबी की तरह टेढ़ी की टेढ़ी बात कर रहे हो। अगर अल्लाह अल्लाह करके 2024 में अगर सुलह हो गई है तो इसको खराब मत करो, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, ये तुमने मुनाफिक वाली बात क्यों की है? हो सकता मुंह से निकल गया हो, मुंह से और कोई अच्छी बात नहीं निकल मुंह से सकती। निकल गया होगा, कोई बात नहीं। चुगताई साहब बच्चा समझता है हमें। एक आध गलती माफ कर दीजिए। आखिर हमारा भतीजा है, वो हमें समझता है। मुनाफिक मुनाफिक। कोई बात नहीं, नवाब लोग हैं आखिरकार। कह रहे हैं वो बकरी गल है कि हालात खराब ने, कोई बात नहीं। छोटी बात रंजिशें जो खत्म की थी अभी आप उनकी कैफियत समझे। छोटी सी रंजिश है, मुनाफिक कहना। फिर आप बात को बार बार दोहरा रहे हैं, इसको तूल दे रहे हैं आप। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वापस ले रहे हैं, हज़फ कर दीजिए, हज़फ कर दीजिए। भाई चुगताई साहब, मुनाफिक वाली बात हज़फ अच्छा कर दिया, लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकली हुई वापस कभी नहीं आती। मैं तुम्हें बता अब स्पीकर साहब को कह तो रहे हैं, हज़फ कर दीजिए। बस कह दिया उन्होंने। अरे चुगताई साहब, ये हंसी मजाक के लिए आपको कहा, क्या हो गया आप? हंसी मजाक नहीं, हम तो सीरियस बात कर रहे हैं। दूं। बात बात बढ़ा रहे हैं। मारो डांग इसके सर पे। ऐसा तो नहीं करो ना। नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाता, अभी इसको तनख्वाह नहीं मिली। तो ये इनको तनख्वाह ना मिले तो ये डांगे नहीं मारते फिर? नहीं, ये प्रीपेड है, इसमें जितने पैसे डालेंगे ये उतनी डांगे मारता है। वैसे भी आप घबराएं ना, ये गार्ड जितनी देर डांग उठाता है उतनी देर में आदमी भाग जाता है। हम तो कह चुके कि चुगताई मियाँ अब हमारी अपनी फैमिली है, हमारा खानदान है। वाह वाह। हमारी इनके साथ कोई रंजिश नहीं है, हमारे भाई हैं ये। अब वो जो कमेटी बनी है मोहल्ले की, उसके तहत जो मोहल्ले की बेहतरी के लिए सबसे पहली तजवीज़ है वो ये है कि लतीफ़ी स्ट्रीट की तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले चुगताई मियाँ को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो हमारे भाई हैं। अरे आप हुक्म कीजिए लतीफ़ी साहब। भाई आपने ये जो गार्ड रखा है, ये जो लड़का खड़ा है जिसमें अभी पैसे नहीं डाले गए, इसलिए ये डांग नहीं मारेगा। ये इस गार्ड का इन्होंने कमरा जो बनाया है वो आधी गली खा गया है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि वो कमरा वैसे भी इस बच्चे को बहुत खुला है। अगर इन्होंने इसी की रिहाइश का बंदोबस्त करना था तो कमरे की क्या जरूरत थी? दीवार में से एक ईंट निकाल के उस आलने में इसकी रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता था। ऐसे भी मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने अपने घर की हिफाजत के लिए ये गार्ड रखा है तो ये इंसानियत के खिलाफ है। लतीफी चचा, ये तो चिड़ियों को उड़ाने के लिए रखा है, बंदों से लड़ने वाले गार्ड तो घर पे हैं। चिड़िया उड़ाने के लिए रखा है?
आपका कौन सा अमरूदों का बाग है? वैसे सही बात है चुगताई साहब, 3x6 का कमरा इस लड़के के लिए बहुत खुला है। अगर इसको ढूंढना हो तो कमरे के अंदर घुस के चंद रोटी के पूरे तली पे रख के आ आ आ आ करें तो फिर ये किसी कोने से निकल के आता है। और फरीद साहब, ये गार्ड का जो कमरा है उसमें इतनी सी खिड़की है, ये खिड़की से बाहर देखता ना तो ऐसे लगता है जैसे बिल्ली को उम्र कैद हुई। ओ भाई, ये अमन कमेटी अमन कायम करने के लिए बनाई गई है, जुगतें करने के लिए नहीं। अरे अगर 2 जुगतें कर दी हैं बाबर भाई ने तो क्या हर्ज है? लतीफी स्ट्रीट की अमन कमेटी है, कोई जमात इस्लामी की तो नहीं है। फरीद भाई, वो जो इसका कमरा बनाया है वो अपनी ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाया है हमने। तो ग्रीन बेल्ट कौन सा आपने नाजायज नहीं बनाई हुई? पहले उसने गली घेरी हुई थी, अब उसके ऊपर कमरा बन गया पक्का पक्का। अब देखिए, आप हमारे भाई हैं, हम बिल्कुल आपके खिलाफ बात नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं और भाई भी। अरे भाई, जब कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें आप मोहल्ले के मसाइल तो बताने पड़ेंगे ना। ठीक कह रहे हैं। हम वो तो बताएंगे, हम वो एक कमरा बना है अगर तो उसको आप मानिए कि वो नाजायज बना हुआ है। लतीफी साहब, जो आपने अपने घर के बाहर थड़ी बनाई हुई है जहां मूड़ा रख के आप सारा दिन अखबार पढ़ते हैं, तो वो क्या नाजायज नहीं? और आगे अंगीठी भी रखी होती है आग जला के। जी। भाई, अगर आपको वो नाजायज लगती है तो आप तुड़वा दीजिए हमारी थड़ी। इस तरह एक नवाब आदमी अपने घर में दाखिल होगा? अब वाघा बॉर्डर के फौजी की तरह आप टांग कंधे तक लाके तो ऊपर जाएंगे हम? कैसा अजीब मालूम होगा। असल में हुआ ये है फरीद मियां, तारीख उठा के देख लीजिए, नवाबों की जायदाद पे हमेशा किसी ना किसी ने कब्जा करने की ही कोशिश की। बिल्कुल। और उसके लिए सबसे पहले हमारे शाही किलों की चौखट ही गिराई गई है। भाई, 3 मरले का आपका मकान है और शाही किले की मिसालें दे रहे हैं आप। भाई, 3 मरले हो या 3 एकड़ में, जब नवाब की रिहाइश गाह होती है तो उसे कलाई कहा जाता है। सही बात है। लतीफी साहब, आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए चुगताई साहब आपके किले पे कब्जा नहीं करते। बहुत शुक्रिया मियां। सारी सर्दियां अंगीठी के लिए जो कोले लेते रहे ना आप मुझसे जलाने के लिए, उसका इतना बिल बन गया है, मैं करूंगा आपके किले पे कब्जा। ये देखिए अमन कमेटी के चेयरमैन को कैसी धमकियां लग रही है। नहीं, ये धमकी नहीं है, बिल तो वसूल करना ही है ना, चाहे किले पे हमला करके वसूल करूं। ओ यार बाबर चाचू, ये कौन सा कला है जिसके दाखिली दरवाजे पे बोरी लटकी हुई है? वो बोरी नहीं है, वो पटसन का पड़ता है, और अब वैसा तैयार भी नहीं हो सकता क्योंकि बोरियां आनी बंद हो गई हैं। ये बात है तो फिर अपना गार्ड भी देखो, बेल्ट बांध के खड़ा, यूं लग रहा है कि पुदीने की गट्ठी को धागा लपेटा हुआ है। लगता है किसी ने जादू करके सांप का आदमी बनाया हुआ। अरे सांप तो बहुत तगड़ा होता है। सोम चिड़ी अपने बच्चों के लिए घोंसले में इस तरह के पतंगे लेके आती है। ये सोमचिड़ी क्या होती है लतीफी मियां? वो जो बैठती है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। बड़ा गार्ड रखा इन्होंने। एक दफा चुगताई के पोते का गैसी गुब्बारा पकड़ लिया इस गार्ड ने। गुब्बारे के साथ ही ऊपर को हो लिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है दरख्त की टहनी गुब्बारे को लगी और वो फटा और ये नीचे गिरा। फरीद साहब, एक दफा ये गार्ड के पास से गाड़ी तेजी से निकली है, ये उड़ के शापर की तरह उसको चमड़ गया है। 2 मील जाकर दूर गाड़ी रुकी है, ये फिर नीचे गिरा है और वहां से फिर वैगन पे बैठ के वापस आया है। ओए अल्लाह दा शुक्र कर साहब ने मैनू डांग पारी ले दी है, जे मेरे को चुकी जाती ना तो मैं होनी तेरा लक दूरा कर देना सी। ओ यार, कुछ शर्म करो। ये गार्ड कोई मैंने अपने लिए नहीं रखा, पूरे मोहल्ले पे नजर रखता है ये। देख रही होती हूँ मैं, सारे मोहल्ले पे नजर रखता है और दीदे फाड़ फाड़ कर नजर रखता है। मां जी क्यों है मैं गरीब आदमी ते इल्जाम ला रहे हो? जो मैं थड़ी ते बैठी सा मूड़े देते तू मैनू आने पाड़ पाड़ के वेख रही सा ना इंज करके। मैं ते ए वेख रहा सी कि तुसी बैठ गए हुन उठना किवें है? ओ तू हुन महल्ले दे चुठणियां बैठणियां वेखेगा, मैं तेनू उठ के विखावां? नहीं जी, तुसी बैठे रहो, तुसी उठ के ते फिर बैठोगे किवें? हाय हाय, ओए गार्ड नू मैं तोड़ देंगा, मैं तेनू दसां चुगताई। ओ भाई, एक मिनट, ये कमेटी आप लोगों ने बनाई है मसाइल को हल करने के लिए। अगर एक दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर ये कमेटी बनाने का फायदा क्या हुआ? और क्या? तो फरीद साहब क्या कहती है कमेटी? भाई, आपस में बैठ के इफ़ाम व तफहीम के साथ जो तजावुजात हैं
सब उसको गिराएं, आपने जो कमरा बनाया है उसको गिराइए आप। ठीक कह रहे हैं आप सर, मैं कमरा गिराता हूं, तो इन लोगों से भी कहिए अपने घरों के बाहर जो थड़े बनाए हुए हैं वो भी गिराएं। वो भी गिराने पड़ेंगे इनको, वो तजावुजात में अगर हैं तो वो भी कायम नहीं रहेंगे। ये अपने थड़े गिराएं, आप अपना कमरा गिराएं और आपस में मिल बैठ के मसले को हल करें। फरीद साहब, जब मैं ब्याह कराई थी ना इस मोहल्ले में, ये थड़े तबके बने हुए हैं। मेरी एक बात जहन में रखिए, तजावुजात तजावुजात होती हैं, नहीं हो या पुरानी। अगर तजावुजात हैं और आपका थड़ा ये रुकावट पैदा कर रहा है गली में, तो इसे भी गिरना चाहिए। अगर थड़े गिरा देंगे तो फिर अब नवाब अपने किला में किस तरह दाखिल होंगे? फरीद साहब, जितना पुराना इनका घर है, थड़ा गिरा दिया, इंज लगना माई दे अगले दंद कोई नहीं गए। वैसे नवाब साहब, आप दुनिया में अकेले ही नवाब हैं जो 3 मरले के किले में रह रहे हैं। ओ भाई, 85 गांव थे हमारे। अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई छोटे मोटे नवाब नहीं है हम। वो तो जहांरा की मोहब्बत में हमारे वालिद मोहतरम ने हमें जायदाद से आग कर दिया। हम फिर जहांरा को लेके तो वहां से निकल आए। फिर यहाँ आके हमने एक गांव के कोने में बैठ के ये खुस्से बनाने का काम शुरू किया। अच्छा। देसी खुस्से बना बना के अब हमने ये 3 मरले का किला बनाया है। नहीं तो भाभी के हुस्न की वजह से आप निकले थे या खुदा खौफी की थी? घूंघट निकालिए। हमने कितनी दफा कहा है कि आपके हुस्न पे नजर पड़ती है लोगों की। देखिए भाई, जब उसूल बनाते हैं तो फिर वो सबके लिए बराबर होते हैं। ये नहीं हो सकता कि चुगताई साहब के लिए उसूल कुछ और है और जब आपका थड़ा गिराने की बात आए तो उसका उसूल कुछ और है। उसूल सबके लिए बराबर हो। आप नवाबों को भी आम लोगों में मिला रहे हैं। ये नवाबी तो हमें लेडू भी है भाई, उसूल सबके लिए एक होना चाहिए। ठीक है, फिर सबके लिए एक उसूल कर ले, ना गिराएंगी कमरा। वो बेचारा गार्ड कहाँ किसी दरख्त की शाख पे अपना बसेरा बनाएगा। देखा, नाजायज करने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ओ भाई नहीं, हम तो ये कह रहे हैं अगर किसी दिन गुलहरी के दांतों में आ गया तो कौन जिम्मेदार है? नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये भी तुम लोगों का गलत एहसास है कि पतले बंदे खून काटूंड आए। खून सब में एक जैसा है, ओडेच भी होने ओडेच भी होने। हाँ, एक करेले आस्ते ज्यादा है तो काटते। अच्छा जी, आज के इस दौर में जहां हर शख्स अपने लिए जी रहा है, जी। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी तारीख में पैदा हुए हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है। और ख़ास तौर पे अगर हम तिब के शोबे की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इंसानियत पर एहसान है। हाँ जी। आप देख लीजिए, अगर हम टीबी की मिसाल लें, एक ऐसा मर्ज था जिसे लाइलाज तस्वुर किया जाता था। जी बिल्कुल। अगर किसी शख्स को टीबी हो जाए जी, जी। तो बस उसके मरने का ही इंतजार किया जाता था और लोग अफसोस का इजहार करते थे कि अब इस शख्स ने बचना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या ही वो शख्स गुजरा जिसने टीबी की दवा इजाद की। जी। और उस दवा के बाद जितने भी लोग जिन्हें टीबी हुआ आज तक, वो उस एक शख्स को दुआएं देते होंगे। और कितना बड़ा अजर अल्लाह ने उस शख्स को दिया होगा जिसने टीबी की दवा इजाद की। जी। इसी तरीके से आप पेंसिलिन की बात कर लीजिए कि तिब के शोबे में एक मौजज़े से कम नहीं है पेंसिलिन की इजाद। हाँ जी। और आज के इस खूंरेज दौर में जहां कहीं ना कहीं दुनिया में खूंरेजी हो रही होती है, जी। मुझे वो शख्स बहुत याद आता है जिसने पहली बार ब्लड बैंक कायम किया, वाकई, और खून को महफूज करने का तरीका इजाद किया। Thank you very much, father of the blood bank, Charles Richard Drew. Oh, you're welcome. मेरे दौर में सियाह फार्म के लिए अमेरिका में बहुत ज्यादा मसाइल थे, मगर उन मसाइल का सामना करते हुए मैंने स्पोर्ट्स कोटे में तालीम हासिल की। You know, Mr. Crichton? Yes. स्पोर्ट्स कोटा। मेरा कॉलेज में 600 तलबा थे। अच्छा। उसमें सिर्फ 13 तलबा, 13 स्टूडेंट्स My God. सियाह फार्म थे। तो वो जो गोरा स्टूडेंट था वो हमारा मजाक बनाता था, हम पे तनकीद करता था।
तो मैंने इस मजाक और तनकीद से बचने के लिए सोचा कि अपने आप को इन सब से ऊंचा कर लो। फिर मैं अपनी मेहनत से और अपने प्रोफेसर्स की मदद से मैकगिल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन जा पहुंचा। क्या बात है सर। उधर से मैं डॉक्टर बन गया। वाह। और मेडिसिन में पहली पोजीशन लेकर मैंने जे फ्रांस विलियम्स प्राइज भी जीत लिया। क्या कहे, वाह जी वाह। और मेरी मेहनत ऐसा रंग ले आई कि मेरे स्किन का रंग उस रंग के पीछे छुप गया। वाह। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि मुश्किल का रोना रोने की बजाय मेहनत शुरू कर दो। मेहनत जो है वो आपकी कामयाबी का रास्ता खुद बना देती। चार्ल्स भाई आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। शुरू शुरू में मेरा भी लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने बुरा नहीं बनाया, फिर मैंने अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर मैंने इतनी मेहनत की कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं उनको पैसा कोई नहीं मिलता, जो मैं अपना मजाक उड़ाता हूं उसके पैसे मिलते हैं। गुड। किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। गुड। अगर कोई मुश्किल आता है तो भाई उसको नजरअंदाज करके मेहनत करो। मेहनत करते रहोगे तो खुद ही मंजिल तक पहुंच जाओगे। सही। उन तो मंजिल तक पहुंच गए ना। नहीं अभी मैं रास्ते जा। ओह वेरी गुड। कभी भी ये मत समझो कि मैं मंजिल तक पहुंच गया हूँ। वाह। मेहनत जारी रखो। गुड। तुम्हें मालूम है मेरे साथ क्या अफसोसनाक वाकया पेश आया कि मैंने मेडिकल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। क्या सर? 1918 में इन्फ्लुएंजा का वबा फैला। उसमें मेरा सिस्टर फौत हो गया। वहां से मैंने अपना ज़हन बनाया कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने जाने बचानी है, और मैं उसमें फिर कामयाब हुआ। वाह क्या कहने। बस इरादा कर लिया और कामयाब हो गए। हो यस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लैक कलर वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, उनको लिफ्ट नहीं करवाया जाता था। 1922 में मैं जब स्कूल में था मैंने एथलेटिक्स में इतना दिलचस्पी लिया कि उसका एसोसिएशन का सदर बन गया। ओ यस, और बेसबॉल टीम का कैप्टन बन गया, सिर्फ अपने आप में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। तो मुझे भी ये लोग इम्पोर्टेंट समझे। फिर कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में तालीम हासिल की। 1933 में एमडी और सीएम की डिग्री हासिल की। 1938 में मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वाह 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 वाह। डॉक्टर ड्रू, ये ब्लड बैंक का आइडिया कहाँ से आया? 10 नवा काला ना पे तो किधरे जाना है या भाभी को लौटाना है? जसूस है मुझे, जरा बताइए मेरे दोस्तों को। और यस, एक क्लास में मुझे खून की ट्रांसफर दिखाई गई। अच्छा। ताजा खून एक शख्स से एक मरीज को लगाया जा रहा था। अच्छा। ये बात समझ गया मैं कि ये अटिया जो देता है खून का, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ज्यादा देर तक खून जो है वो रहता नहीं है। और इसी बात को मैंने इस रास्ते पर डाला कि क्या खून को महफूज किया जा सकता है। जब भी मरीज को जरूरत हो किसी पेशेंट को तो वो इस्तेमाल कर ले। इस पे मैंने काम शुरू कर दिया। फिर 1938 में न्यूयॉर्क में जब मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मुझे इल्म था कि खून सुर्ख और सफेद खलियात, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। मैंने तहकीक किया कि प्लाज्मा खून के दूसरे अज्जा से ज्यादा देर तक महफूज रहता है। इसका मतलब था कि प्लाज्मा को अलग किया जा सकता है और उसे फ्रिज में रखा जा सकता है और फिर दोबारा खून में शामिल करके उसको जोड़ा जा सकता है। प्लाज्मा किसी भी खून को अटिया दिया जा सकता है। वाह जी वाह। इसी तहकीक ने पहला ब्लड बैंक बनाने का आइडिया मेरे जहन में डाला, जिसमें हम खून जो है वो स्टोर कर सकते हैं और फिर अटिया करने के लिए उसको निकाल सकते हैं। 1938 तक खून के अज्जा को अलग करने का कोई तरीका नहीं था।
1939 में मैंने प्लाज्मा को अलग करने का तरीका इजाद किया, वाह जिसकी वजह से प्लाज्मा की शेल्फ लाइफ 2 मंथ 2 महीना हो गई। वाह 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 वाह। फिर 1938 से लेकर 1941 तक मैंने अपने उस्ताद डॉक्टर जॉन और EHL कॉर्विन के साथ मिलकर आलूदगी से पाक प्लाज्मा को महफूज तरीके से इकट्ठा करने, प्रोसेसिंग करने और जखीरा करने के साथ साथ एक दूसरे शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरा कंट्री भिजवाने का तरीका भी दरियाफ्त कर लिया। वंडरफुल वंडरफुल सर वंडरफुल। उससे पहले ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, मगर अपने हार्ड वर्क से और अपनी लगन से हमने ये सारा प्रोसेस इजाद कर लिया। क्या खूब। और फिर डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड ड्र्यू ने नस्ली तौर पर तकसीम अमेरिका में आम तरीन साइंसदान बनने के लिए तमाम रुकावटें तोड़ दी। Great blessing of God. Yes. And for my inner satisfaction से इतना ही काफी है कि दूसरी जंग अजीम में ब्लड फॉर ब्रिटेन प्रोग्राम की निगरानी मैंने की। और इसी जंग के दौरान मैंने मोबाइल वैगन इजाद किया, इसमें आज तक खून का अटिया जो है उसका कैंप लगता है, जिसको हम ब्लड मोबाइल्स कहते हैं। और ऐसे ट्रक भी उसी दौर में इजाद किए जिनमें खून महफूज करने के लिए रेफ्रिजरेटर रखा होते थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा राय पा गए हो। मैं साल च 3-4 मरतबा जांदा जे खून देने वास्ते। जी जी ते खाली वापस आ जांदे ने जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ। यार मेरा जज्बा वेख, मैं जाना ते आया ना। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। डॉक्टर साहब मैं घबराया ही रहना, मैं ब्लड दे सकना? नहीं जुल्फी, तू खून नहीं दे सकता, तू सिर्फ फकीर ਨੂੰ 10-20 ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। वैसे ये भी तुम लोगों का गलत एहसास है कि पतले बंदे च खून काट होता है। खून सब में एक जैसा है, ओदे च भी होना है, ओदे च भी होना है। हाँ, एक करेले वास्ते ज्यादा है ते वो काटते। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बड़ी खुशी हुई। और थैंक यू कि शुक्र है ब्लड बैंक साढ़े किसी रिलेटिव ने बनाया। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तुम टूटी ठीक कर सकते हो? तुम अगर टूटी को जफ्फी लगा लो ना और तुम्हें टांगों से पकड़ के घुमाएं तो टूटी खुल सकती है। वेलकम बैक तीनों हजरात, हमारे साथ मौजूद हैं आज अपनी खट्टी मीठी बातों के साथ फीका। नहीं, खट्टा तो इस वक्त कहते हैं कि बहुत खतरनाक है। अम्मा कहती थी कि खट्टी चीज खाओगे तो गला खराब होएगा तो फिर फौरन ही बुखार चढ़ जाएगा। यार, मैंने महावरतन खट्टी मीठी बातों की बात की है, मैंने कोई खट्टा खाने को नहीं कहा। यार दिल खट्टा ना करो यार, ये बातें करके। खट्टी मीठी बातों से नहीं गला खराब होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंडा खाया करें आप, हलवा खाएं। पेड़ सर्दी हुई है। मैं एक दिन रात को ओवर टाइम लगा के फैक्ट्री से लेट आया था ना, तब मेरा मुंह काटा था। तो यखनी पीनी थी, सूप पीना था। ये कर रहे हो। वो अमीर लोग पीते हैं, गरीब आदमी तो सिर्फ आग के पास जाके हाथ सेक सकते हैं भाई। बड़ी दांत बज रहे थे तो मैं हाथ से पकड़ के अपना मुंह खड़ा काटा था। फिर सर्दी पड़ रही है, एहतियात करनी चाहिए, अपने आप को ढांप के रखो इस सर्दी में, वरना नमूनिया हो जाएगा। देखे, तुम कहते हो कि नहीं अब्बे ने गलत किया है। क्या किया है? ये छत के ऊपर ना कबूतरबाजी करता है तो इसके अब्बाजी ने इसको मारा है कि तुम ठंड में छत पे चढ़े रहते हो, नमूनिया हो गया तो फिर तेरा प्यो तेनू दवाई लिया के देगा। सही किया,
अगो बदतमीजी करके कहंदा ते लिया देवे पियो दवाई उन्हें फिर 2 छड़ियां चाचे ने। मैं भी फिर नाराज होके घरों आ गया वहां। तो ये कौन सी अच्छी बात है? गढ़ नहीं जाड़ा निकला हुआ है बाहर बदतमीजी करके आया है। पहले अब्बे ने छत के ऊपर 2 छड़ियां तो नीचे आके तो अम्मा ने समझाया तो अम्मा ने रोटी आगे रखी है इसके ते हाथ मार के ते थल्ले छोट दी है ते निकल आया बाहर। फिर अम्मा बेचारी जो खाला है ना इसकी अम्मा उन्होंने बेचारी गली में ढूंढ रही थी। मैं क्या अम्मा जी छाना किधर है? कहती है उसको ही तो लब रही है। तो रोने लग गई बेचारी। कहती है इस तरह उसको उसके अब्बे ने मारा है तो बदतमीजी मेरे साथ काट के रोटी नीचे फेंक के तो चला गया। तो होड़े किथे भूखा फिर रहा उन्हें। बिल्कुल गलत काम किया है छाने ने, माँ से बदतमीजी की है और बाप ने सही बात पे डांटा है तो उसमें घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? कबूतरबाजी मेरा शौक है सर में। तो ठंड में ऊपर छत पे तुम गए हुए थे, बाप ने ठीक कहा ठंड लग जाएगी नमूनिया हो जाएगा। वो भी यही कह रहे हैं। तो अब्बे ने इतना ही किया है तो तुम बदतमीजी अम्मा से काट के आ गए हो। रो रही है बेचारी। फिर मेरी अम्मा ने कहा कि जा पुत्र जाके उन्होंने लब, और बेचारी ने रोटी भी नहीं खादी हुई सवेर दी। तुमने उसको समझाया? खाला भी नहीं बेचारी रोटी खाड़ी। खाला कहती है कि मेरा मुंडा भूखा है तो मैं किस तरह खा लूं। ऊपर से चाचा जो है वो दही उस खाला से लड़ रहा है। कहता कि एडा ना तू उन्हें सिर ते चढ़ा। कहती है सिर ते चढ़ाने वाली गल नहीं, मेरे लंघ दी नहीं छंग चोरोटी ते मैं की करा। तो बेचारी रोने लग गई। तो मैंने अब इसको इधर उधर से खाई है मार इसने कबूतरबाजी से। तो इधर आके फिर खुले उड़ के कोठे पे चढ़े आया थी। मैंने देख लिया ना, मैंने कहा ये तो वही लग रहा है। मैं फिर जाके नीचे लेके आया तो मैं कहा जा काट। खाला बेचारी रो रही है तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहता है वो मुझे मारते हैं उनको नहीं आती। इतना बदतमीज है ये। अबे तो मार ही लेती हैं यार। एक थप्पड़ मारे 2 मारे उन्हें 8-9 मारी चपेड़े। थप्पड़ का मजा ले तू गिनने शुरू कर देने। मैं एकदम रात को लेट आया ना, मैं उधर फैक्ट्री से आके तो मैं उधर दोस्तों के पास गप्पे मारनी शुरू कर दी। मैं काट गया तो अब्बा बुए के पीछे छुपे आया। मैं अंदर बढ़िया थी, अब्बे ने पीछे मैनू खिंच के लात मारी। मैं जाके अगली कंध दे विच वज गया। तो फिर अब्बे ने मुझे चपेड़े मारनी शुरू कर दी। फिर अम्मा बेचारी विच आ जाती है। अम्मा 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 कहती है कि इसको ला मारो। कहती है तू मेरे पुत्र नू मारने ते मैनू फिर मैनू तकलीफ हुंदी। अब्बे ने भी तो कहा था ना, अब्बा कहंदा कि मेरा भी तो पुत्र है, राती इन्नी लेट आया नहीं घर ते मैनू नहीं तकलीफ हुंदी। माँ बाप बच्चों की इस्लाह के लिए उन्हें मार भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बुरा मनाया जाए और घर छोड़ा जाए। अभी भी इसके अब्बे को मैंने कहा है ना कि चाचा जी तुसी मार दियो ते फिर वो इंज कर दे। ते कहंदे ने पुत्र वो कोठे ते जाके ठंड च खलोंदा ते मैनू केड़ा बेल लाना है। इन्नी बीमार होने ना। ते मैं अब्बा वां ते मैं ना उन्नू कुछ कवां और उन्नू कबूतर ने कहना है कि जाओ नीचे ठंड है बड़ी। पहचाने जिन कबूतरों के लिए तुम ठंड में जाते हो, अगर ठंड लग गई ना तो फिर वही कबूतर ज़िबा करके तुझे खिलाने पड़ेंगे। एला कबूतर दी मन ला यार तू। आज तो 2 कबूतर ले लिए हुए आप। कौन से कबूतर भाई? हम दानिशवार हैं। ये वाला भी दानिशवार है। दानिशवार भाई और मैं थे टूटी ठीक करन लिया।
तुम टूटी ठीक कर सकते हो? तुम अगर टूटी को जफ्फी लगा लो ना और तुम्हें टांगों से पकड़ के घुमाएं तो टूटी खुल सकती है। अच्छा, मैं काफी देर से आप लोगों को देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि आपकी दोस्ती अजीम है या फजूल है। मैं भी जब आप लोगों को आके देखता हूँ ना तो मैं सोचता ही रहता हूँ कि ये दानिश वाले जो पागल है। मैंने अब्बे को बताया, मैंने कहा उधर पाप उधर मैं जाता हूँ अस्पताल में तो उधर वो जो है गौरी फरीद साहब वो कहते हैं कि मेरे साथ दानिशवर बैठते हैं। अब्बा कहते हैं दानिशवर लेके पागल ने। वो कहते हो जड़ा विच मोटा बैठा हो जाए। कहता वो तो मैंने कई दफा देखा अपने महल्ले च कमीज मोढे तड़ा के फेड़े आओ जाए। वो लग जाए सरकारी गांव फेड़ रही। आज छुट्टी ते है। कौन? वो मोटा जेड़ा कमीज मोढे ते रख के फिरदा सी ना। नहीं, तुम्हारी बात करना था। ये जो है ना मुजफ्फर लका कबूतर, ये मलकोड़ों की पिछली गली में रहता है। अच्छा। जब मलकोड़ी अपने कुकड़ ढक लेंदे ने ना फेड़ कड़ो निकल जाए। एक बारी सील कुकड़ ने नु बड़ा मारिया सी। अगे दौड़ रहा सी तो सील कुकड़ पीछे पीछे बड़ा रौला पाड़िया सी, बचाओ बचाओ बचाओ। फीके, तुम छाने को छोड़ के मेरे दानिश्वरों के पीछे पड़ गए हो, उसकी फिक्र करो। ये तो जान ही रहा अब गढ़। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम अगर अपने अब्बे के साथ भी बदतमीजी करोगे, माँ के साथ भी नाफरमानी करते हो तो फिर तुम्हारा जिंदगी का क्या बनेगा? मेरा अब्बा कहता है कि जिंदगी बनानी है ना तो अपनी मां दी अदब कड़िया कर, खिदमत कड़िया कर। ये समझाओ ना इसको, छोड़ के आओ इसे के घर। जब से मैं अम्मा को पैसे देता हूँ ना, मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ गई थी। क्या बात है। तो ये लड़ता रहता है अपनी अम्मा से भी तो अपने अब्बे से। यार फिर मैंने घर नहीं जाना, मैं तुम्हारी तरफ सो जाऊंगा। मैं नहीं रखना तेनू, नाल मैनू भी कुट पवानी हूं। केल कित्थों सोना ही उन्हें घर अगे 2-3 मंजियां बूहे पीछे खलो के सौंदा। नाले मेरा अब्बा कहता है कि ये लड़का नहीं ठीक, इसके साथ ना फिरा करो। कहता ये अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है। नहीं अब्बू आगे मुझसे सॉरी करे फिर घर जाऊंगा। तुम्हारा अब्बू? हाँ। लो वो तुमसे सॉरी करे? हाँ। और कोठे की तरह फीके और कोठे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ऐसा मौजू आपको बताने लगा हूँ जी, साथ में ये खौफजदा भी हूँ कि गोगे के मुंह में पानी आ जाना है। गोगे के मुंह में पानी आया हुआ भी एक ऊंचे दर्जे के सैलाब के बराबर है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं यार, ना मैं सोने जी ना चांदी जी, मैं पित्तल परी परात, मैनू धरती कली करा दे, मैं खावा सारी रात। वाह वाह, क्या बात है अजीज। ऐसा मौजू आपको बताने लगा हूँ जी, साथ में ये खौफजदा भी हूँ कि गोगे के मुंह में पानी आ जाना है। गोगे के मुंह में पानी आया हुआ भी एक ऊंचे दर्जे के सैलाब के बराबर है। हाँ जी, गोगे का मुंह पूरा गुड्डू पे राज है जी। यकीनन कोई चटपटी डिश का जिक्र होगा। नहीं जी, चटपटी डिशों का तो जिक्र होता रहता है। जी जी।
आज मैं जिक्र करने लगा हूं एक स्वीट डिश का, जिसको आप लोग कहीं शादी पे जाएं तो सबसे पहले नहीं ला के तो अपनी टेबल पे रख लेते, इन्हें बाद जो खत्म हो जाना। अजीजी भाईजान छोड़ो बात को, पहले ये मंगवा लो। मंगवाने की मेरे में तो सख्त नहीं है, आप अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच के मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिएगा। इतनी महंगी डिश सर? क्योंकि इतनी महंगी डिश है, इतनी महंगी डिश है कि आप उसका बिल सुनेंगे तो बिल बिला उठेंगे। अरे बता भी चुको, मैं तो तजस्सुस में पड़ गया हूँ। जी ये जो महंगी तरीन डिश है ना, यानी स्वीट डिश, ये इंग्लैंड में लंदन में मिलती है। अच्छा। लिंड तो होवे कंट्री हाउस एक उधर का रेस्टोरेंट, वहां से ये चॉकलेट पुडिंग मिलती है, जो बेल्जियम की 4 मुख्तलिफ चॉकलेट से तैयार की जाती है। अच्छा। और इस पे खालस सोने के वर्क लगाए जाते हैं, और इसे खाने के लिए 2 हफ्ते पहले ऑर्डर देना पड़ता है। अच्छा जी। क्योंकि ये खास तौर पर तैयार की जाती है, हारेले बना के नहीं उन्हें रखी होंगी लंघते जाते किधरे गोगेर का बंदा उंगली ना मार ले। और जानते हो इसकी कीमत कितनी है? इतनी सर? सिर्फ $35,000, यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। बंदा कहीं से बयाना पकड़ के तो ऑर्डर दे आए, फिर अपना अबाई घर बेच के तो जाके ये पुडिंग खा ले। मैं तो ये सोच सोच के खौफजदा हो रहा था कि बंदा जाए उधर और मेन्यू देखे तो भुल भुलेखे इसका ऑर्डर दे बैठे, बाद जो बिल लावे तो बंदा ये कहने जोगा भी नहीं हुंदा कि यार होटल दे मेरे को 2 हफ्ते भांडे मंजवा लो। बर्तन धोने के भी कितने को मिल जाएंगे पैसे, नहीं पूरे हो सकते पैसे। हाँ जी, समझो सारी जिंदगी होटल के किचन में गुजर गई। इसी तरह न्यूयॉर्क में फ्रोजन हॉट चॉकलेट, उसका शुमार भी दुनिया की महंगी तरीन स्वीट डिशेस में होता है। उसके अंदर दुनिया के महंगे तरीन कुकूज शामिल किए जाते हैं, जिसके ऊपर 24 कैरेट का सोना लगा होता है। मैं तो ईमान ने सोचना कि औरतां तो बेचारियां उतो चुक के तो कान नाल ही ला लेंदी, थोड़ी देर में कीड़ियां चढ़ी हों। ये डिश जो है ये $25,000 में, यानी पाकिस्तानी 71 लाख में मिल जाती है। यानी एक छोटे से बाउल में मिलने वाली इस डिश को खा के आप ये समझें कि आपने एक 10 मरले वाली फाइल खा ली है। मगर मैं सोचता हूं कि जे गोगेर का बंदा उत्थे टुर जावे, एक बाउल नाल ते दा बनना कुछ नहीं, इन्हें तो माशाल्लाह 1 एकड़ दी फाइल खा जानी है। यार गोगे से ये भी तो पूछो कि बोरी भर के नोट भी ले जाने पड़ेंगे वहां पे। यार मेरे उत्ते ही पाई जा रहे हो, पहले मैंने पूछते लवो कि ये डिश मैंने सूट कर दी है या नहीं। नहीं सूट करती तो मेरे पास एक और बड़ी अच्छी डिश है। अच्छा। जी, ये जनाब मिलती है दुबई में। अच्छा। दुबई में मिलने वाला गोल्डन फिनिक्स कप केक है। अच्छा। खिलाने के लिए नहीं है। ये गोल्डन कप केक जो है ना जी, वनीला बीन्स, बेहतरीन इटालियन चॉकलेट और 23 कैरेट के सोने की परतों से तैयार होता है। अच्छा। हाँ जी, और इसकी कीमत सिर्फ $18,700 है। यानी पाकिस्तानी बन गए को मेरा हाल तकरीबन 53.5 लाख रुपया होगा जी। ये खानी जे ये और थले आउन दियो। आखिर लंगर ही है सर। देखना बंदा खा भी ले तो बेगम सारी जिंदगी ताने मारती रहेगा, मेरे को तेन 2 बूंदे नहीं बनाए गए। आप तो 53 लाख दी खा गए स्वीट डिश। जब नवा ब्याह आया तो मैनू कहना है आप कितनी स्वीट हैं। लो जी, इसी तरह श्रीलंका से मिलने वाली एक स्वीट डिश जो है ना जी, स्टिल फिशरमैन्स इंटेलिजेंस डेजर्ट, बड़ी मुश्किल से मुझे याद हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे याद ही हो जाए जिंदगी में तो बड़ी बात है। लो जी, इसमें सोना जो है ना जी वो नहीं डलता। अच्छा। लेकिन 80 कैरेट का एक्वा मैरियन स्टोन डलता है। सिर्फ $14,500 की।
यानी पाकिस्तानी तकरीबन 41.5 लाख रुपया। कौन सी सस्ती डिश है यार? यार मेरे को तो यही जी ऐसे ले, नहीं तो जाओ फिर लक्ष्मी चौक को जाकर ठूठियां खा लो। अगर मैं होटल खोल ही बैठा हूं तो अब इस तरह तो ना मेरे साथ। 41 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। अजीजी भाई एडी महंगी डिश गार्डा सामने खा के उन्होंने ना खुआओ, उन्होंने गोली मार देनी। नहीं मुझे तो अगर तौफीक हुई ना ये डिश खाने की, गार्ड लेके जाऊंगा। अच्छा। खा के सारी उनको गुस्सा चढ़ना, उन्होंने ऐसे बंदूक चुकनी है तो मैं कहना फायर। मैं कहता हूं जी कि बंदा आप खा ले, बड़ी गल है, गार्डा नूं कित्थों खवानी है। ये तो अगर बंदे की डिश थोड़ी सी बच भी जाए ना तो उन्हें कहना भाई जी ये पहले बैंक च लॉकर च रखांगा मैं फिर घर जावांगा। 2 चमचियां बच गई ने, मेरा ख्याल है बांदियां ने को 22 लाख दियां। लॉकर च रख लवां, हालात ठीक नहीं है। अजीजी इन स्वीट डिशों पे मक्खी बैठती होगी? बहुत अच्छे। यानी मक्खी को इतना बैंक बैलेंस कित्थों आया? मेरा ख्याल है सादा बैठ जाती होगी, खाती नहीं होगी। मेरे ते ख्याल नाल इहदे ते मक्खी बहन भी नहीं देणगे। और डिश वाले ने कहना ओ मेरे लखां लाग गए ने, तू मुफ्त च दावत उड़ान आ गई। यार जुल्फी जितनी महंगी डिश है ये यकीनन मक्खी प्रूफ होएगी। अब पेंडू लोगों, जिस मुल्क में ये डिश बिकती है वहां मक्खी नहीं होती। हाँ जी हाँ जी, वो तो स्वीट डिश ते तितली बहंदी है। क्यों नहीं होती है? मैं डरे इंग्लैंड उत्थे भी हुंदी है मक्खी, और अंग्रेजी नहीं बोलती, हुंदी वो पाकिस्तानी मक्खी। जीजी तुमने क्या फजूल इतनी महंगी डिशेस बता के यहाँ लड़ाई डलवा दी है। नहीं लड़ाई किस बात की फरीद साहब, खामोशी से बंदा देसी घी का हलवा बनाए घर खाए। इतनी महंगी डिशें जीजी बता रहा है, उसमें तो 2 बच्चों की शादी कर सकता है बंदा। सही बात है। सही बात है। हमारा क्या काम इन डिशों के साथ? इन डिशों का मेरा ख्याल है लाइमन रजिस्ट्री और इंतकाल भी होता होगा। हाँ जी हाँ जी, बगैर तहसीलदार के मिलने के ये डिश नहीं मिल सकती आपको। मैं तो सोच रहा हूँ कि जहाँ ये मिलती है करोड़ रुपये की डिश, उधर तो अल्लाह माफ करे बुजुर्ग फौत होते हुए अपने बच्चों को वसीयत कर रहे होंगे, बेटे वो 1 कप स्वीट डिश पड़ी हुई है, वो तीनों भाई बराबर तकसीम कर ले। और आपस में लड़ना झगड़ना ना, आप लोग जानते हैं कि आपके चचा की औलाद भी स्वीट डिश की वजह से अलग-अलग हो गई हुई। कई माइयां बच्चियां नूं तड़ियां ला रही होणगियां, खबरदार मेरे जिउंदियां किसी ने स्वीट डिश नूं हाथ लाया। जिन्नी देर मैं जिंदा वां मैं स्वीट डिश किसे नहीं देनी। मैं मर गई तो फिर बेशक पै खाना, मेरे जींदे जी कोई नहीं स्वीट डिश लेगा। बस मैं स्वीट डिश तुहाडे च वंड छड़ी ते मैनूं फिर किन्ने पुछना है? इस गल्ला ते तुसीं मेरी खिदमत कर दिओ कि मेरी अलमारी च स्वीट डिश पई। सब तो छोटी नूं सस दे तरले लै लई होवे, मां जी तुहानूं पता मेरे 4 बच्चे ने, स्वीट डिश दे उत्ते जेड़ा फुल लगा है ना मैनूं देना जे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, किसी से मोहब्बत का बेहतरीन जरिया ये है कि उसे हमेशा अपनी दुआओं में याद किया जाए। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।